नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ें उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि एविडेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो एविडेंस वर्ड है वो वर्ड आया है एविडेंटिया। ठीक है, किस वर्ड से आया ये एविडेंस वर्ड? एविडेंटिया। अब एविडेंटिया का मतलब क्या होता है? एविडेंटिया का मतलब होता है बी क्लियर। मतलब एविडेंटिया का मतलब है बी क्लियर, मतलब कि क्लियर होना। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द थिंग्स विच मेक्स द थिंग्स क्लियर नॉन एज एविडेंस। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो चीजों को क्लियर बनाती हो उसे एविडेंस कहते हैं। ठीक है, तो एविडेंटिया जो वर्ड है उससे एविडेंस आया है और एविडेंस का डेफिनेशन है द थिंग विच मेक्स द थिंग्स क्लियर। कोई ऐसी चीज जो चीज़ों को क्लियर बनाती हो उसे एविडेंस कहते हैं। और जो एविडेंस है हमेशा फैक्ट से आता है। एविडेंस ब्रॉट फ्रॉम फैक्ट्स, और फैक्ट से आता है। और फैक्ट्स कौन से होते हैं? इट शुड बी अ रिलेवेंट फैक्ट। वो रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। मतलब एविडेंस आएगा फैक्ट से, लेकिन वो एक रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। चलिए बिना देरी करे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। फैक्ट इन इश्यूज। ठीक है, मतलब फैक्ट्स इन इश्यूज। ठीक है, इसको साथ में कहा जाता है मेन इशू और इसे कहा जाता है प्रिंसिपल फैक्ट्स। तो हम फिर से समझते हैं फैक्ट इन इश्यूज। फैक्ट इन इश्यूज समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एक पर्सन ए था, उसने शूट कर दिया बी पर्सन को। ए पर्सन ने शूट कर दिया बी पर्सन को और बी की हो गई डेथ। तो यहाँ पे एक्यूज्ड कौन है? एक्यूज्ड है ए पर्सन जिसने गोली मारी बी पर्सन को। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखूं या फिर मैं फैक्ट इन इशू देखूं तो वो क्या है? ठीक है, तो फैक्ट इन इशू के अंदर दो चीज निकली। ए कॉस्ट बी डेथ, मतलब जो ए है वो कारण है बी के मरने का। तो फैक्ट इन इशू पहले क्या हुआ? ए कारण है बी के मरने का, एक चीज। दूसरा, ए इंटरेस्टेड था और हैव इंटेंशन, और उसका इंटेंशन था टू किल बी। ठीक है, ठीक। तो पहली चीज थी कि ए कॉस्ट कारण था बी की डेथ का। दूसरा, ए हैव इंटरेस्ट और इंटेंशन टू किल बी। तो ये दो फैक्ट्स हो गए इसके। तो इसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है एक तरह से। ठीक है, और से मेन इशू भी कहते हैं। तो ये चीज हो गई। अब जैसे कि मैंने बोला कि ए ने बी को मारा। ठीक है भैया, जब ए ने बी को मारा तो किसी ने तो उसे देखा होगा ना बी को मारते हुए। ठीक है, तो सी बोलता है जी हाँ जी, मैंने देखा था जब ए बी को गोली मार रहा था, तो मैंने देखा था। इसने बंदूक ली और गोली मार दी। तो भाई इसको बोलेंगे डायरेक्ट एविडेंस। मतलब किसी बंदे ने जब सीधा सीधा देख लिया कि एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा है तो उसे डायरेक्ट एविडेंस बोला जाता है। When someone see the offense and crime happen in front of him, ठीक है, एंड ही एक्नॉलेज सेम इन कोर्ट, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। उसे डायरेक्ट एविडेंस हो गया। ठीक है भैया, ये तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। अब इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होगा? इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है या फिर सर्कुमटेंस एविडेंस क्या होगा? सर्कुमटेंसिव एविडेंस क्या होगा? एक डी बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने इसे जब ये बंदूक छुपा रहा था तो मैंने देखा था। तो एक बंदे ने बोला मैंने मारते देख लिया, एक बंदे ने बोला कि मैंने जब ये बंदूक छुपा रहा था तो मैंने देख लिया। तो वो हो गया सर्कुमटेंसिव एविडेंस। ठीक है, सर्कुमटेंस एविडेंस आर दोज एविडेंस विच आर नॉट डायरेक्ट एविडेंस बट हेल्प, ये मदद करते हैं। ठीक है, और रिलेवेंट होते हैं केस से, और विथ हेल्प, और जो ये हेल्प करते हैं और रिलेटेड होते हैं केस से, टू कलेक्ट एविडेंस एंड मेक द गिल्टी पर्सन और मेक द अक्यूज्ड पर्सन टू गेट अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब क्या हो गया भाई? तो सर्कुमटेंसिव एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिसके अंदर ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, जिसमें किसी थर्ड पार्टी ने देखा होता है कि उससे रिलेटिव होता है। मतलब ये डायरेक्ट एविडेंस से रिलेटेड एविडेंस होता है।
ठीक है, जिसकी वजह से ये सिद्ध होता है कि उसने वो गुनाह किया, उससे रिलेशन में, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन उससे रिलेशन में। तो हो गया सर्कमस्टेंस। मैं अगर पढ़ के बताते तो सर्कमस्टेंस एविडेंस आर दोज एविडेंस विच आर नॉट डायरेक्ट एविडेंस बट रिलेवेंट टू एविडेंस टू केस दैट पर्सन इज अक्यूज्ड, कि ये पर्सन अक्यूज्ड है एंड डन क्राइम, इसने क्राइम किया, नॉन एज सर्कमस्टेंसिव एविडेंस। एक चीज हो गया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। तो आपने फैक्ट्स इन इशू पढ़ा था, तो उसने बोलता हाँ कि ए कॉस्ट बी डेथ, चाहता था ए हैव इंटेंशन और वांट टू किल बी। अब ये तो था कि फैक्ट इन इशू, मतलब जो फैक्ट्स चल रहे हैं इशू के अंदर अभी जो चल रहे हैं कि भैया ऐसा हो चुका है मरने के बाद। भैया रिलेवेंट फैक्ट्स क्या हो सकता है? रिलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मरने से पहले के, मतलब मारने से पहले के फैक्ट। तो मारने से पहले के फैक्ट क्या हो सकते हैं? यस, कि ए ऑलवेज वेन एवर ए मिट बी, बी ऑलवेज प्रोवोक्ड ए। जब ए पर्सन कभी भी बी पर्सन से मिलता था तो वो उसको हमेशा प्रोवोक्ड करता था, ठीक है। एक चीज तो वो ये कह सकता है, ठीक। और वो ये कह सकता है ए एंड बी हैव हेटेड आर्ग्यूमेंट बिफोर वन डे किलिंग ऑफ बी, की मतलब एक दिन पहले ही मरने से पहले दोनों के बीच में एक हेटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये बी हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेवेंट फैक्ट्स। तो अब ये तो मैंने आपको एक लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है, एक समझाने के, लेकिन आप इसे कैसे लिख सकते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स। सो रिलेवेंट फैक्ट्स को आप कैसे लिखोगे? आप ये लिखोगे कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि आपका जो गुनाह हुआ है उससे पहले ऐसी स्थितियों को दर्शाता हो जिससे कि ये कंक्लूड हो कि ये जो फैक्ट जो हुआ है, जो केस हुआ है, वो बिल्कुल इसीलिए हुआ है क्योंकि जो पहले की स्थितियां थी वो ऐसी थी, ठीक है। द रिलेवेंट फैक्ट्स आर द फैक्ट्स विच बिलोंग्स और डन बिफोर इंसिडेंट हैपन, मतलब इंसिडेंट के ये होने से पहले होती हैं, फ्रॉम विच, जिससे वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करते हैं, बाय दिस इंसिडेंट हैपन, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि हमेशा बिलोंग करते हैं इंसिडेंट से, और इंसिडेंट से ये पहले होते हैं और जो कि कंक्लूड करते हैं कि ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी ये हो गया, रिलेवेंट फैक्ट भी बता दिया, फैक्ट्स एंड इशू भी बता दिया, डायरेक्ट एविडेंस भी बता दिया, सर्कमस्टेंस एविडेंस भी बता दिया। अब भैया कोई किसी को मारना चाहता है तो उसके लिए मोटिव होना चाहिए, एक चीज़ प्रिपरेशन होनी चाहिए, दो चीज़, तीसरा चीज़ कंडक्ट होना चाहिए कि उसने करा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने मोटिव किया था कि भाई वो मारना चाहता था, ठीक। बी प्रिपरेशन करी, बंदूक खरीदी। सी कंडक्ट करा, मार दिया। अब नजब सिंह सिद्धू का अगर आप केस सुने, वो रोड पे जा रहे थे और एक गाड़ी से उन्होंने ठोक दिया, ठीक है, और दोनों बाहर निकले और सिद्धू ने एक घुसा मारा, दूसरा बंदा मर गया। तो क्या सिद्धू के पास कोई मोटिव था? नहीं भाई, उसके कोई मोटिव नहीं था, वो तो जा रहा था कहीं और एक्सीडेंट हो गया। प्रिपरेशन था, क्या उसने कुछ ऐसा प्रिपेयर करा था कि वो उतरेगा, गाड़ी से घुसा मार देगा और वो मर जाएगा? नहीं, प्रिपेयर भी नहीं किया था। कंडक्ट हो गया है। तो इट मीन्स डेट क्राइम इज नॉट इंटेंशनली डन, वो क्राइम इंटेंशनली डन नहीं हुआ है, इसीलिए सिद्धू जी बेल पे बाहर घूम रहे हैं, या फिर वो केस फिनिश कर दिया गया था, अब जो उनके लीगल हेड्स हैं वो उसको केस को चलाना चाहते हैं। तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है हमारा एविडेंस और एविडेंस के इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, ये पार्ट 1 है। और इसका पार्ट 2 भी मैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसका, मतलब रिक्वायरमेंट है ही, पार्ट 2 में लेटर ऑन आपको बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अब आप समझ चुके हैं कि फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और किसी भी क्राइम को करने के लिए मोटिवेशन, प्रिपरेशन और कंडक्ट चाहिए होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।